तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गेट इवन क्लासेस पर, जहां पर हम हमेशा की तरह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन जो है फिजिक्स के होने वाले हैं दोस्तों, फिजिक्स के न्यूमेरिकल। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो फिजिक्स होता है उसमें अगर 25 के अगर प्रश्न पूरे पूछे जाते हैं तो उसमें से 10 जो होते हैं 10 हमारे न्यूमेरिकल ही आते हैं और 15 जो होते हैं वो सिंपल क्वेश्चन अलग से जो आते हैं। तो 10 हमारा जो न्यूमेरिकल है इसको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक में 10 के 10 क्वेश्चन सही हो तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इसकी पूरी गारंटी है कि आपको वीडियो पूरी समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम है, तो 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें दिया है कि 9.11 इंटू 10⁻⁻27 इलेक्ट्रॉन, इतना दिया है द्रव्यमान। तो यहाँ पर देखिए 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमें दे दिया कि यम बराबर हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, अर्थात ये जो हमने यहाँ पर ई लिखा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या यही बतानी है। तो यहाँ पर सिंपली इलेक्ट्रॉन को वहीं रखेंगे और इसको हम क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे। 9.11 इंटू 10 क्या हो जाएगा, -27 हो जाएगा, -27 हो जाएगा। तो यहाँ से दशमलव जब दोस्तों हटाएंगे तो यहाँ पर डबल जीरो बढ़ेगा। तो डबल जीरो अब क्या करेंगे कि 911 से जब 100 को भाग करेंगे तो हमारा जीरो लगेगा, दशमलव यहाँ पर जीरो बढ़ेगा। तो यहाँ पर 911 एकम 911 हो जाएगा। फिर 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पर 9 में से 9 गया 0। तो अब क्या बचा, दशमलव लगाकर फिर जीरो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर एक जीरो जब लगा दिए तो यहाँ पर देखिए अभी भी 911 में इससे भाग नहीं जा रहा है, तो डबल जीरो बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा लेंगे दोस्तों, एक के बाद एक जीरो और बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर 911 जो है अब कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 9 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.109 ये हो जाएगा, और 0.109 हो गया दोस्तों, इंटू 10 ये हमारा जब ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस का हो जाएगा 27। तो यहाँ पर जब हम दशमलव को एक अंक इधर लेकर जाएंगे, एक अंक उधर लेकर जाएंगे तो 10⁻⁻1 हो जाता है दोस्तों। तो 1.09 फोर्टीमान में हमने पढ़ा था कि जब इसको इधर ले जाते हैं तो 10 की घात -1 हो जाती है, अर्थात जब 10 की घात -1 से 10 की घात 27 को जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻26 यहाँ पर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर 1.09 इंटू 10⁻26। यहाँ कहाँ है दोस्तों ऑप्शन में। तो दोस्तों यहाँ पर हम 26 लिखना भूल चुके हैं, यहाँ पर भूल गए थे, तो यहाँ पर 26 ही था दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 1.097 इंटू 10⁻26। तो अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 60 अंश के कोण पर उत्तर पूर्व में 20 मीटर चलता है, पूर्व की ओर उसने कितनी दूरी तय की है। तो इसके लिए सबसे पहले दिशा वाला फिगर बना लेंगे। तो यहाँ पर ऐसे बनाएंगे जब, तो हमारा क्या क्या होता है दोस्तों, पूरब पश्चिम पश्चिम और ये उत्तर और ये दक्षिण। तो यहाँ पर क्या कहा है, व्यक्ति 60 अंश के कोण पर उत्तर पूर्व यानी कि इस दिशा में इधर की साइड कह रहा है 60 अंश के कोण पर उत्तर पूर्व में 20 मीटर चलता है। तो जब यहाँ पर कोण बनाएगा तो यहाँ पर लगभग कह रहा है 20 मीटर चलता है 60 अंश का कोण बनाकर। कितना, 60 अंश का कोण बनाकर। तो कह रहा है पूर्व की ओर उसने कितनी दूरी तय की है। तो हम इसको अब मिला देंगे, तो यहाँ से पूर्व की ओर उसने कितनी दूरी तय की है इसको बताना है दोस्तों। तो ये तो बहुत इजी हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये कर्ण और आधार किस में होता है, कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा जब यहाँ पर लगाएंगे कॉस 60 डिग्री बराबर होता है आधार। आधार मान लीजिए हमारा यक्स है, आधार बटे कर्ण हमारा दिया है कितना, ये हमारी 20 मीटर जो चला है वो हो जाएगा। तो कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2 और यक्स अपॉन 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से ये कट जाएगा 10 हो जाएगा। तो यक्स बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, 10 मीटर। अर्थात उसने पूर्व की ओर कितनी दूरी तय की है दोस्तों, 10 मीटर दूरी तय की है। तो हमारा ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर।
कह रहा है एक घन की भुजा जो है 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है, घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में बताइए। दोस्तों सार्थक अंकों से जो है प्रश्न जरूर आने वाला है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। और ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाऊ भी है, आप इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है घन की भुजा दी है 1.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर घन का आयतन हमें पहले निकालना होगा। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन जो होता है वो होता है कितना, a का क्यूब, भुजा का क्यूब, यहाँ पर a का क्यूब हो जाएगा। तो a का क्यूब जब हो गया तो भुजा हमारी 1.2 दी है, तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन बराबर 1.2 का होल क्यूब। बस अब क्या करना है, ये किसका, इस तो 1.2 जो है इसका अगर 3 बार गुणा कराएंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 1728 जो होता है, 12 का क्यूब होता है 1728, और 3 बार जब कराए हैं तो 3 अंक बाद दशमलव भी आ जाएगा, यहाँ पर 1.728 इतना हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है ये देखिए। तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, जो मान यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जो मान सबसे कम दिया हो उसी की तरह आंसर भी लिखते हैं, उसी की तरह क्या करते हैं, आंसर भी लिखते हैं। जैसे यहाँ 1.2 है तो यहाँ पर भी हम आंसर जो उठाएंगे 1.7 उठाएंगे दोस्तों। अगर यहाँ मान लीजिए 1.23 होता तो यहाँ पर 1.72 उठाते। तो इसी प्रकार करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो 1.7 हम यहाँ पर उठाएंगे टोटल, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी प्रकार चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई पिंड विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है यदि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो हो, तो 10वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी होगी। तो ये क्वेश्चन जो है 2022 में आया था दोस्तों। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। इसका जो फार्मूला होता है, nवें सेकंड में चली गई दूरी, nवें सेकंड में चली गई दूरी जो होती है दोस्तों वो होती है u प्लस हाफ a/2n माइनस 1। यहाँ पर nवें सेकंड में चली गई दूरी, ये यस को हम दूरी से प्रदर्शित करते हैं, nवें सेकंड में चली गई दूरी। तो यहाँ पर ये भी देखिए, अगर u का मान हमारा प्रारंभिक वेग कहीं दिया नहीं रहता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अगर प्रारंभिक वेग का मान नहीं दिया है तो उसका मान हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पर हमारा प्रारंभिक वेग जब करेंगे 0, जब इसको 0 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा हाफ। a का मान हमारा कितना है दोस्तों, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर n हमारा क्या है, nवें सेकंड में चली गई दूरी यानी कि 10 है, तो 2 × 10 माइनस का 1 इतना हो गया। तो Sn बराबर nवें सेकंड में चली गई दूरी बराबर 2 से इसको काटेंगे तो हमारा 5 निकल के आएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। और 2 × 10 यानी कि 20, और 20 में से 1 गया तो 19। तो यहाँ पर 5 × 19, तो यहाँ पर इसका गुणा क्या होगा, 19 पंचे 95, 95 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया है, देखिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 400 मीटर प्रति सेकंड, वहाँ पर 400 मीटर प्रति सेकंड है दोस्तों, 400 मीटर प्रति सेकंड है, 400 मीटर प्रति सेकंड। तो वेग से चलती हुई 900 ग्राम द्रव्यमान के मुक्त रूप से लटके लकड़ी के ब्लॉक में धंस जाती है। ब्लॉक द्वारा प्राप्त किया गया वेग होगा। तो इसके लिए देखिए एक फार्मूला होता है संवेग संरक्षण। अगर आप नियम पढ़े होंगे तो वहाँ पर एक फार्मूला होता है कि यम1, यहाँ पर होता है फार्मूला जो होता है यम1 प्लस यम2 इंटू वी बराबर होता है यम1 b1 प्लस m2 b2 होता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 10 ग्राम जो है, 10 ग्राम हमारा जो है वो किसका मान है, ये यम1 का है दोस्तों। यम1 का मान कितना है, 10 ग्राम। और ये 400 मीटर प्रति सेकंड क्या है, b1 है। यहाँ पर 900 ग्राम क्या है, यम2 है। और देखिए जब यहाँ पर लकड़ी के ब्लॉक में धंस जाती है तो यहाँ पर जब ब्लॉक में धंस गई यानी कि अब उसका वेग क्या हो गया, b2 0 हो गया। जब उसमें धंस चुकी है तो उसका वेग अब क्या हो गया, 0 हो गया।
तो हमें किसका मान निकालना है, ब्लॉक द्वारा प्राप्त किया गया वेग, यानी कि ये वेग हमें ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, आप फार्मूले में सिर्फ अब रखना है। तो m1 हमारा कितना दिया है दोस्तों, 10 दिया है, प्लस का m2 कितना दिया है, 900 दिया है, 900। v हमें ज्ञात करना है, m1 हमारा कितना है, 10 है, v1 कितना है, 400 है, और यहाँ पर m2 कितना है, 900 है, और यहाँ पर b2 कितना है दोस्तों, b2 हमारा कितना है, 0 है, 0 है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 900 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 910 हो जाएगा। और यहाँ पर v में इंटू भी रहेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 400 गुणे 10 बराबर 4000 हो जाएगा, 4000। और इसका जब गुणा कराएंगे 0 से तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ से एक 0 से एक 0 कट जाएगा। तो अब v का मान हमारा क्या होगा, v का हमारा जो मान होगा वो होगा 400 बटे में 91। तो इसको जब भाग करेंगे दोस्तों, तो इसको जब भाग करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन निकल के आएगा वो होगा 4.39 मीटर प्रति सेकंड। आप जो है इस आंसर का तुरंत जवाब मत मारिएगा कि 4 दशमलव, आपने पहला ऑप्शन देख लिया कि 4 दशमलव में जा रहा है तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये देखिए पॉइंट का खेल है दोस्तों, यहाँ पर 0.5 का फर्क है और आंसर बिल्कुल बदल चुका है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आप ध्यान से इस क्वेश्चन को मारिएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है एक कण 17 सेकंड में 1260 मीटर दूरी तय करता है, उचित सार्थक अंकों में इस कण की चाल होगी। तो दोस्तों कण की चाल पहले जानिए क्या होती है। चाल बराबर हमारा क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी हमारी 1260 है और समय कितना है, समय हमारा 17 सेकंड है। तो जब इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 जो है 17 सत्ते 119, और बचा कितना, 7 बचा, 70 हो गया। तो 17 चौको 68, 2 बचा दोस्तों, तो 17 एकम 17, यानी कि अब कितना बचा, 30 हो गया। तो 17 एकम 17, तो 74.11 जो है 74.11 हमारा क्या निकल के आया, 74.11 मीटर प्रति सेकंड हमारा निकल के आया। तो यहाँ पर देखिए आंसर में तो ये दिया है 74.11, लेकिन पूछ क्या रहा है, सार्थक अंकों में इस कण की चाल पूछ रहा है दोस्तों। तो तभी मैंने क्या बताया था कि जो क्वेश्चन है उसमें जो मान सबसे कम दिया होगा उसी की तरह आंसर भी लिखेंगे। तो यहाँ पर 17 सेकंड दिया है, तो 17 सेकंड यानी कि दशमलव में कुछ नहीं लेना, हमें सिर्फ आगे का 2 अंक ले लीजिए। 17 यहाँ था तो यहाँ भी 17 2 अंक ले लीजिए, 74 सिर्फ हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत करते हैं, बहुत बच्चे इसे गलत करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी ध्यान में रखकर इस क्वेश्चन को करना है सार्थक अंकों में जब पूछेगा तो। अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पिंड समान त्वरण के साथ चल रहा है, एक समय पर इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, 5 सेकंड बाद इसका वेग इतना हो जाता है। तो 2 सेकंड पूर्व, ये भी दोस्तों 2022 में पूछा गया प्रश्न है, इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक पिंड समान त्वरण के साथ चल रहा है, एक समय पर इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, b बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा दोस्तों। तो यहाँ पर b बराबर u प्लस ए टी। तो अब मैंने ये भी बताया है कि u का मान अगर दिया नहीं है, प्रारंभिक वेग अगर कहीं दिया नहीं है तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसे ये समझ लीजिए कि b बराबर यहाँ पर 80 हो चुका है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक वेग नहीं दिया है। तो यहाँ से अब इतने से समझिएगा, b बराबर u प्लस 80 से नहीं, इतने से सिर्फ आप समझिएगा। तो अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि एक समय पर इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पर मान लीजिए b हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड है एक समय पर, यानी कि 80, यानी कि हमारा t समय पर मान लीजिए ये 10 मीटर प्रति सेकंड है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया दोस्तों। और कह रहा है 5 सेकंड बाद इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकंड कब होता है दोस्तों, जब हमारा t का मान जो है प्लस का 5 हो जाता है, अर्थात जो समय है उसमें 5 सेकंड की वृद्धि हुई, तो 20 मीटर प्रति सेकंड हमारा वेग हो गया। तो ये हमारा समीकरण 2 हो चुका है। अब पूछ क्या रहा है, 2 सेकंड पूर्व उसका वेग था।
तो यहाँ पर हमसे v बराबर पूछ रहा है 2 सेकंड पूर्व, यानी कि a 2 सेकंड पूर्व यानी कि t-2 करेंगे, t-2। तो अब देखिए इतने का मान हमें ज्ञात करना है और इसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए और t पता होना चाहिए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए AT बराबर टोटल 10 दिया है, तो पहले इतना सॉल्व करते हैं। 20 बराबर हो जाएगा, इसका जब गुणा कराएंगे अंदर में तो AT प्लस का हो जाएगा 5A, और हमारा AT का मान कितना दिया है दोस्तों, यहाँ से समीकरण 1 से देखिए 10 दिया है, तो 20 बराबर क्या हो जाएगा, 20 बराबर हो जाएगा 10 प्लस का 5A। तो यहाँ पर जब इसको इधर भेजेंगे तो 5A बराबर कितना हो जाएगा, 5A बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। और 5 से जब इसको काटेंगे तो A बराबर हमारा 2 निकल के आ गया, A बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो A बराबर जब हमारा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया तो आगे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मिटाते हैं। A बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर अब समीकरण 1 देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे, समीकरण 1। तो समीकरण 1 जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जब 2 आ गया, A का मान हमारा 2 आ चुका है, तो समीकरण 1 में जब A का मान रखेंगे 2 इंटू टी, तो यहाँ पर 2 से जब इसे काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो t बराबर हमारा कितना आ गया, 5 सेकंड, ये आ गया, कितना आ गया, 5 सेकंड। और A बराबर हमारा कितना था, 2 था। कुछ नहीं करना, आप समीकरण ये जो है इसी में रख देना है, इधर वाले में। तो यहाँ पर जब हम समीकरण में रखेंगे तो B बराबर हो जाएगा, A हमारा 2 है, A 2 है और t हमारा 5 है और ये हमारा 2 दिया है। तो v बराबर हो जाएगा 2 इंटू 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, और b बराबर हो जाएगा हमारा 6 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर कहाँ है, बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर क्वेश्चन आपको देखने में और पढ़ने में मज़ा आ रहा हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है और अच्छा होता जाए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। तो अब चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक मशीन 500 जूल कार्य 10 सेकंड में करती है, मशीन की शक्ति होगी। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, ये पहले हमें बताइए ज़रा। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों, शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन तो वैसे गलत हो गए कि शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो ये जूल और ये सब थोड़ी होगा उसमें, ये दोनों ऑप्शन जो है बचते हैं। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, मशीन की शक्ति P बराबर क्या होता है, P शक्ति, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो P बराबर हो जाएगा, W हमारा 500 है और T का मान हमारा सेकंड जो है 10 सेकंड है। तो यहाँ पर 10 से इसको काटेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 50 वाट हमारा कहाँ है दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पर। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी जो है दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, F1 बराबर होता है Gm1 m2 अपॉन का r स्क्वायर, r का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, पहले मान लीजिए r1 थी, बाद में कितनी हो गई, दोगुनी इसकी कर दी गई। तो F2 का मान जब निकालेंगे, F2 तो हो जाएगा Gm1 m2 अपॉन, जब दोगुनी कर देंगे तो 2r1 का होल स्क्वायर, 2r1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो अब देखिए क्या करना है, काटना है, ये वाला कट गया। तो अब क्या करेंगे, F1 अपॉन F2 क्या आ गया, F1 अपॉन का F2 बराबर आ गया, ये ऊपर जाएगा दोस्तों। तो 2r1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4r1 का स्क्वायर, 4r1 का स्क्वायर बटे में ये r1 स्क्वायर है ही, तो r1 स्क्वायर, r1 स्क्वायर से r1 स्क्वायर कट जाएगा,
हमारा F2 का मान हमें बताना है कि जो बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो कार्य कर रहा है, तो F2 बराबर हो जाएगा F1/4, यानी कि पहले का क्या हो गया, पहले का जो है F1 का 1/4 हो गया दोस्तों। 1/4 यहाँ पर देखिए हो गया कि नहीं, 1/4 हमारा यानी कि 1/4 हो गया। ऑप्शन कहाँ है 1/4? डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पर। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो संवेग हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, याद रखना है कि P बराबर होता है अंडर रूट का K। तो यहाँ पर अगर गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो P बराबर गतिज ऊर्जा यहाँ पर 4 लिख दीजिए, तो हमारा P बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। P बराबर 2 निकल के आएगा इसका रूट, तो 2 गुना हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन। यहाँ पर अगर मान लीजिए 9 गुना होता तो यहाँ पर P बराबर हमारा कितना निकल के आता, 3 निकल के आता दोस्तों। तो यहाँ पर आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है 2 तरंगों की आवृत्तियों में 1:2 का अनुपात है, उनके आवर्त काल में अनुपात होगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आवृत्ति जो होती है वो आवर्त काल का क्या होता है, व्युत्क्रम होती है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे 2 तरंगों की आवृत्तियों में 1:2 का अनुपात है, मतलब अगर ये व्युत्क्रम है दोस्तों, आवृत्ति जो है आवर्तकाल की अगर व्युत्क्रम है, तो अगर ये आवृत्ति 1:2 है तो हमारा जो आवर्तकाल है वो कितना हो जाएगा, 2:1। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा ही होता है, तो यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा। तो 2:1 कहाँ है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ पर कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस ताप वहाँ होगा दोस्तों, ताप पर बैरोमीटर द्वारा मापा गया दाब 760 mm है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है ताप पर दाब क्या होगा। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि जो दाब जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टी के होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो P बराबर हो जाएगा KT और P/T बराबर हमारा कांस्टेंट निकल के आएगा। तो इससे अब हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं कि P1/T1 बराबर हो जाएगा P2/T2। इतना हो गया दोस्तों। तो अब इसको ये भी लिख सकते हैं कि P1/P2 बराबर क्या हो जाएगा, P1/P2 बराबर हो जाएगा T1/T2 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या था कि P1/P2 बराबर था किसके, T1/T2 के। तो यहाँ पर देखिए T1 और T2 का मान हमें यहाँ पर क्या दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री जो सेल्सियस है इसको दोस्तों पहले हम केल्विन में चेंज करते हैं। तो केल्विन में चेंज करने के लिए ताप में जो है डिग्री सेल्सियस में 273 जो है उसमें जोड़ देते हैं। तो 0 में जब 273 जोड़ेंगे तो ये 273 ही रहेगा T1 वाला मान, और जो 100 डिग्री सेल्सियस है इसमें जब 273 जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। ये दोनों किस में आ गए, केल्विन में। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, अब इसमें रख देना है चुपचाप। T1 का हमारा मान कितना आ गया, 273 केल्विन, और T2 का मान कितना है, 373 केल्विन। तो अब हम हमें P2 का मान निकालना है दोस्तों। P2 बराबर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 373, और यहाँ पर P का 1 का मान रख देते हैं दोस्तों कि 760 mm था, तो यहाँ पर 760 हो गया, और यहाँ पर 273, तो 273। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो जो निकल के आएगा 1048 होगा, 1048 mm, 1048 mm। सॉरी दोस्तों यहाँ पर 1038 mm होगा, 1038 mm। तो यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पर दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गर्म करने पर एक वस्तु के ताप में 40 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है,
फ़ारेनहाइट पैमाने पर यह वृद्धि होगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो डेल सी अपॉन 5 एक फार्मूला होता है, डेल सी अपॉन 5 बराबर होता है डेल एफ अपॉन 9 के, डेल एफ अपॉन 9 के। तो यहाँ पर डेल सी हमारा जो है वो कितना दिया है 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डेल सी हमारा वृद्धि या जो है कमी होती है। तो यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस दे दिया। हमें फ़ारेनहाइट का जो वृद्धि होगी उसको बताना है, तो डेल एफ अपॉन 9 करेंगे। इसको जब काटेंगे 5 अठे 40 हो जाएगा, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा डेल एफ बराबर 9 इंटू 8 बराबर कितना हो जाएगा 72। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है 200 ग्राम जल को 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए ऊष्मा चाहिए। तो हमारी ऊष्मा पूछा है दोस्तों। ऊष्मा हमें कैसे पता होगी? ऊष्मा हम निकालेंगे Q बराबर का होता है यम यस इंटू का डेल टी। ये हमारा फार्मूला होता है ऊष्मा निकालने का। ऊष्मा देने या ऊष्मा लेने के लिए जो फार्मूला निकालते हैं Q बराबर यम यस इंटू डेल टी। तो यहाँ पर यम हमारा द्रव्यमान होता है, यस हमारी विशिष्ट ऊष्मा होती है, और डेल टी हमारा जो है ताप है जो वृद्धि या कमी हुई है टोटल। तो यहाँ पर यम का मान हमें दिया है 200 ग्राम, और आपको पता होना चाहिए कि विशिष्ट ऊष्मा का जो मान होता है वो 1 होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 होता है, और डेल टी हमारा क्या है, यहाँ पर जो टोटल ताप निकल के आएगा घटाकर 40 माइनस का 20, 40 माइनस का 20 हो जाएगा। तो 200 गुणे में क्या हो जाएगा, 40 में से 20 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 दूना 4 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा 3, 4 गुणे 10 की घात 3 क्या कैलोरी। कैलोरी हमारा जो होगा ऊष्मा का मात्रक होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके हुए दो समतल दर्पण के बीच रखा गया है। इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब बने दिखेंगे? तो यहाँ पर एक फार्मूला इसके पहले वाली वीडियो में जो है बताया था कि जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है, प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है, प्रतिबिंबों की संख्या का मान जो होता है वो होता है कितना 360 बटे में n और माइनस का 1। तो यहाँ पर 360 हो जाएगा। n हमारा कौन सा होता है दोस्तों, जो यहाँ पर डिग्री कोण दिया रहता है। तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण दिया था और माइनस का 1। तो इसको काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 6 छंग 36, और 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। 5 जो है प्रतिबिंब दिखेंगे उस दर्पण में। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा राइट हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मनुष्य समतल दर्पण से 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है। ये हमारा समतल दर्पण है दोस्तों। यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो दौड़ रहा है कितने सेंटीमीटर, अरे कितने मीटर प्रति सेकंड से, 3 मीटर प्रति सेकंड से। तो पूछ क्या रहा है, वह अपने प्रतिबिंब से जिस वेग से दूर भाग रहा है। तो यहाँ पर उसका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब यहाँ पर है, तो वह अपने प्रतिबिंब से किस वेग से दूर भाग रहा है दोस्तों, ये इतना जो है इतने का 2 गुना। ये अगर यहाँ पर दोस्तों 5 मीटर की दूरी पर ये खड़ा है तो ये भी इधर 5 मीटर की दूरी पर खड़ा होगा। तो अगर ये 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से भागेगा तो इधर भी 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से भागेगा। और कह रहा है कि प्रतिबिंब से जिस वेग से दूर भाग रहा है उसको बताना है। तो यहाँ पर अगर ये 3 भाग रहा है तो इधर वाला कितना भागेगा, कुल टोटल 6 मीटर प्रति सेकंड भागेगा। 6 मीटर प्रति सेकंड से भागेगा, अपने प्रतिबिंब से दूर ये भागेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 3 मीटर प्रति सेकंड का 2 गुना कर देना है, वह अपने प्रतिबिंब से उसी वेग से भागेगा। तो यहाँ पर 6 मीटर प्रति सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या बहुत ईजी है दोस्तों, F बराबर हमारा क्या होता है R/2। फोकस दूरी जो होती है त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर फोकस दूरी हमें जो है दिया है, फोकस दूरी हमें यहाँ पर दिया है, यहाँ पर फोकस दूरी दिया है, R का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर R का मान क्या हो जाएगा, गुणा करा देंगे, R का मान हमारा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
तो अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताना है। वायु के सापेक्ष हमें कांच का अपवर्तनांक ANG हमें बताना है। तो उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला कि वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या होता है, कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगा। तो अब रख देना है, वायु में प्रकाश की चाल हमारा कितना दिया है, वायु में प्रकाश की चाल दिया है 3 × 10⁸, और यहाँ पर कांच में प्रकाश की चाल क्या दिया है 2 × 10⁸। यहाँ पर ये वाला कट जाएगा। तो जब 2 को 3 से भाग करेंगे, 2 से 3 को जब भाग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर क्या निकल के आएगा, 1.5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1.5 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों अपवर्तनांक का, अपवर्तनांक n बराबर होता है 1/sin c हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्रांतिक कोण है। तो हमें जो c दिया है यहाँ पर 45 डिग्री दिया है, तो अपवर्तनांक हमें बताना है। तो n बराबर हो जाएगा 1/sin का 45 और n बराबर 1/, यहाँ पर sin 45 का मान क्या होता है दोस्तों 1/√2। तो यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा तो हमारा n बराबर निकल के आएगा √2। √2 कहाँ है दोस्तों, नीचे आइए, यहाँ पर दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा ये दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यदि इसके संपर्क में एक अन्य लेंस लगा दिया जाए तो फोकस दूरी के अन्य लेंस लगा दिया जाए ताकि इसकी सम्मिलित फोकस दूरी -40 सेंटीमीटर हो जाए तो दूसरे लेंस की शक्ति होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर दीजिएगा ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा सके। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।